देखिए ब्लड सभी जानते हैं, इसको रुधिर कहा जाता है, रक्त कहा जाता है, खून कहा जाता है। कभी आपने सुना होगा, सामान्य तौर पर खून कह देते कि खून कर दिया उसका, कभी ये कहते हैं कि रक्त कर दिया है, कि ब्लड कर दिया है। तो आपकी भाषा में वहाँ जो हिंदी में लिखा होगा वो रक्त लिखा होगा। क्या लिखा होगा? रक्त लिखा होगा। सबसे पहली बात तो ये जान लें, रक्त की जो उत्पत्ति होती है वह मीजोडर्मल है। ब्लड का ऑरिजन किससे होता है? मीजोडर्मल लेयर से, क्योंकि यह कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। किसका टाइप्स है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मीजोडर्मल ऑरिजन होता है। तो वही उसी का एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, इस वजह से कहा जाता है। इनका जो मैट्रिक्स होता है, यानी द्रव, कैसा होता है? लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। क्या? जो सेल्स होती हैं इनकी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, मैट्रिक्स को सीक्रेट करने का कार्य नहीं करती हैं। मैट्रिक्स को सीक्रेट करने का कार्य नहीं करती हैं। टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का लगभग 40 to 50% मान के चले, या 40% मान के चल रहे हैं आपको। क्या? 40 नहीं, बॉडी वेट का 7 to 8%, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 7 to 8%। यदि आप में 100 किलो वजन है, एक एग्जाम्पल देने के लिए, 100 किलो वजन है, तो लगभग आप में जो लीटर ब्लड पाया जाएगा वो 6 से 7 या 7 से 8 लीटर ब्लड पाया जाएगा। अब ये बात एक अलग है, कम है तो उसकी कोई वो नहीं है, बीमारी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मीजोडर्मल ऑरिजन है, मैट्रिक्स लिक्विड होता है, तरल होता है, और बॉडी, फुल बॉडी वेट का आपका 7 से 8% होता है। 7 से 8% होता है। इस ब्लड को 2 भागों में बांटा जाता है। ब्लड को कितने भागों में? प्लाज्मा, कार्पसल्स। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहा जाएगा, कार्पसल्स को कणिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। पहली चीज, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा किस प्रकार का पदार्थ है? तरल, लिक्विड पदार्थ है। कैसा पदार्थ होता है? तरल या लिक्विड पदार्थ होता है, जिसको मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? मैट्रिक्स के रूप में जानते हैं। टोटल ब्लड का, टोटल ब्लड का यह 50%, 55% पार्ट होता है, यानी कि 55% पार्ट कौन सा है? प्लाज्मा है। अब कितना बचा? 45% कौन सा पार्ट होता है? कार्पसल्स या कणिकाएं होती हैं। कौन सा भाग होता है? कार्पसल्स या कणिकाएं होती हैं। इस प्लाज्मा के 50% का लगभग 90 से 92% पार्ट वाटर होता है। क्या होता है? वाटर यानी पानी होता है। क्या होता है? वाटर यानी पानी होता है। अब शेष परसेंट, लगभग 6 to 8% जो पार्ट होता है वह है ऑर्गेनिक मैटर। इसको लिख लीजिए, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, सॉरी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं? कार्बनिक। लगभग 1% या 0.1% मान के चले, कौन सा पार्ट होता है? इन ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब ये क्या पदार्थ होते हैं? सबसे, पानी तो सभी जानते ही हैं, पानी तो सभी जानते हैं।
ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? भोजन जो आप ग्रहण करते हैं, उस भोजन का मुख्य जो भाग होता है वह कार्बनिक पदार्थ ही होता है। भोजन जो ग्रहण करते हैं, चाहे स्टार्च हो, क्या स्टार्च का जब पाचन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज ब्लड में पाए, विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक मैटर जो लिखा है वो सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? तो स्टार्च को आपने लिया तो स्टार्च का डाइजेशन होगा एलिमेंट्री कैनाल में और वह ग्लूकोज ब्लड में मिल जाएगा। फैट को लिया आपने, भोजन के रूप में लिया, तो फैट को लिया तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पाया जाएगा। प्रोटीन को खाया, क्या प्रोटीन को खाया तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल फूड कौन सा होता है? अमीनो एसिड्स होता है। तो ये सारी चीजें किस में पाई जाती है? ऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन है, मतलब प्रोटीन अमीनो एसिड कह दिया तो प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, क्या हेपेरिन है जो ब्लड को जमाने का कार्य कर जमाने से रोकने का कार्य करता है ब्लड वेसल्स के अंतर्गत। तो ये पदार्थ भी किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत, यानी कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब इनऑर्गेनिक में क्या आ जाता है? इनऑर्गेनिक में मुख्य रूप से आ जाते हैं सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है, आयरन है। ये जो सारे और बाइकार्बोनेट आयंस हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत आते हैं। पहली चीज ये। अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या हुआ? सिंपल वे में ब्लड का फंक्शन यही होता है, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने का, भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करने का। क्या ऑक्सीजन और CO2 तो मुख्य रूप से ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं क्या आहार नाल से सीधे कहाँ पहुंचते हैं? ब्लड वेसल्स में पहुंचते हैं। और ब्लड वेसल्स का जो प्लाज्मा तरल वाला जो पार्ट होता है वह मुख्य रूप से इनको बहाकर अपने साथ ले जाने का कार्य करता है। तो ये आपका क्या होता है? प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। फिर आता है कार्पल्स या कणिकाएं जिनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पल्स, कणिकाएं, या फिर इनको आप क्या कह सकते हैं? सेल्स या कोशिका। ये देखिए बेटा, RBC, WBC, थ्रोम्बोसाइट्स या इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेटलेट। तो सबसे पहले तो RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड, हकीकत में रेड ब्लड कार्पल्स नाम होता है। जब इनका निर्माण होता है तब वह सेल्स के रूप में जानी जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन बाद में मुख्य रूप से इसका न्यूक्लियस विलुप्त हो जाता है, तो इस वजह से इनको क्या कणिकाओं के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? कणिकाओं। वैसे भी स्तनधारी की मैं बात करूं, आप और हम लोग स्तनधारी हैं, तो मुख्य रूप से अपने ही ब्लड की चर्चा होगी। तो स्तनधारियों के RBC में, स्तनधारियों के RBC में मुख्य रूप से क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये विषय ध्यान रखेंगे। तो लिख दिया जाए, ये जो RBC, WBC, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये सिर्फ कशेरुकियों के ब्लड में ही पाए जाते हैं, यानी वर्टिकल कॉलम जो रहता है मछली से लेकर अपने तक। पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ा के आया हूं, मछली से लेकर अपने तक मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? RBC, WBC, थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं। अन्य में स्पिंडल सेल्स बोले जाते हैं। अब आप केंचुए को देखते हैं, केंचुआ इनवर्टिब्रेट्स में आता है। केंचुआ किस में आता है? इनवर्टिब्रेट्स, कशेरुकियों में आता है। तो उस जब वो मरता है तो ब्लड कैसा दिखाई देता है? देखा कभी? रेड कलर का ही होता है, लेकिन उसमें जो RBC होती है डिजॉल्व फॉर्म में होती है प्लाज्मा में। इस वजह से उसमें RBC नहीं पाई जाती, मतलब हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के कारण रंग होता है। RBC लाल रंग की होती, रेड, WBC व्हाइट कलर की होती है। तो रेड कलर क्यों हुआ इनका? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का रेड कलर क्यों हुआ? हीम के कारण। हीम का रेड कलर क्यों हुआ? आयरन के कारण। किसके कारण हुआ? आयरन के कारण। तो वह जो हीमोग्लोबिन होती है वह प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है, इस वजह से केंचुए का ब्लड आपको लाल दिखाई देता है, RBC नहीं पाई जाती, जिसे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ये पहली बात। तो कशेरुकियों का मुख्य लक्षण होता है कि RBC का पाया जाना, पहली बात। सबसे छोटी जो RBC होती है, आप तो या तो लिखते चले,
या सुनते चले। सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी मृग सुना होगा आपने, क्या कस्तूरी मृग की सबसे छोटी आरबीसी होती है। और सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वह एक क्या बोलते हैं उभयचर जंतु है, एम्फ्यूमा, उभयचर जंतु एम्फ्यूमा, एम्फ्यूमा की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। लेकिन स्तनधारी में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वह हाथी की होती है। किसकी होती है? हाथी की होती है। इन सभी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, विशेष ध्यान रखना। स्तनधारी शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं, स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट और ऊंट जैसा दिखने वाला जंतु एक लामा होता है, उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कशेरुकियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन स्तनधारी की आरबीसी, और कशेरुकी के अंतर्गत स्तनधारी आता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है विशेष तौर पर। लेकिन स्तनधारी के जो जंतु ऊंट और ऊंट जैसा दिखने वाला लामा जो जंतु होता है उसमें मुख्य रूप से केंद्रक पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारी की किसकी होती है? हाथी की। और वैसे सबसे बड़ी कशेरुकियों में पूछा जाए तो एम्फ्यूमा की। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी बेटा? पहली चीज तो ये हुई, क्लियर। अब आरबीसी में क्या पाया गया? हीमोग्लोबिन। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हीम ये आयरन पार्ट है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। ये आयरन, ये मतलब कौन सा पार्ट है आपका? आयरन पार्ट है, और ये प्रोटीन पार्ट होता है। क्या आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्य तौर पर जो ब्लड होता है 100 ml जो ब्लड होता है उसमें लगभग आपकी जो बुक कह रही है वो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर एक आइडिया लगा देते हैं तो 15 ग्राम के लगभग मुख्य रूप से पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 15 ग्राम के। 12 से 16 यदि वहां आता है टुकड़ों में तो ये लगाना पड़ेगा आपको कि 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन का परिवहन करती? 1.34 ml ऑक्सीजन का, 1.34 ml ऑक्सीजन का। तो 100 ml ऑक्सीजन कितना करेगी? लगभग 120 ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। क्या? 120 ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। द्वारा से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। 100 ml ब्लड में ये हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। एक हीमोग्लोबिन ये है 4 अणु ऑक्सीजन को ले जा रही है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन, ml लिख नहीं पाए, 1.3 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर रही है। तो 100 ml कितना करेगा? यानी 12 से 16 या 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने का करेगा? लगभग 120 ml ऑक्सीजन का परिवहन करती है। पहली चीज तो ये हुई हीमोग्लोबिन। अब संख्या पर आ जाएं तो संख्या में मतलब ये बताया जाता है कि एडल्ट वयस्क व्यक्ति में लगभग 50 से 55 लाख प्रति mm 50 से 55 लाख प्रति mm-3 इतनी पाई जाती है संख्या। फीमेल में लगभग 40 से 45 लाख mm पाई जाती है, और बच्चों में 80 से 90 लाख इस भाषा में पाई जाती है। 80 से 90 लाख प्रति mm-3 क्यूब में पाई जाती है। अब सोचिए, बच्चों में अधिक पाई जा रही है, मानव में मानव से मतलब मेल में अधिक पाई जा रही है, लेकिन फीमेल में कम होती है। ऐसा क्यों? स्वाभाविक है, उनमें एक प्रक्रिया चलती है। क्या? उनमें एक प्रक्रिया चलती है जिसके कारण हर मंथ में ब्लीडिंग होती है। क्या? तो ब्लीडिंग के कारण आपको आगे चैप्टर आगे जब पढ़ाया जाएगा तो ब्लीडिंग के कारण मुख्य रूप से उनका ब्लड निकलता रहता है, तो इस वजह से उनमें आरबीसी संख्या कम होती है। पहली चीज ये ध्यान में रखना। क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी ब्लड में? बिल्कुल रटने वाला है, मैं तो आपको मौके बोल रहा हूँ, ना तो स्ट्रक्चर ना कहीं कुछ, सिर्फ रटने वाला मैटर है। तो इतना मैटर आपको कायम पढ़ना है आरबीसी में, कायम पढ़ना है आरबीसी में। यदि ये भी सुनना चाहते हो कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बच्चे जब बच्चा माँ के गर्भ में शुरुआत में पलता है
तो यॉर्क सैक नामक एक संरचना होती है, यॉर्क सैक नामक एक संरचना होती है, उनमें एक कोशिका पाई जाती है जिसको एंडोथेलियल सेल्स पाई जाती है। सबसे पहले ब्लड का निर्माण वहां शुरुआत होता है। क्या? यॉर्क सैक की एंडोथेलियल सेल्स में ब्लड का निर्माण सबसे पहले शुरुआत होता है। जैसे ही एम्ब्रियो बनने लगता है तो फिर मुख्य रूप से कहाँ निर्माण होता है? लिवर और स्प्लीन यानी प्लीहा, यकृत और प्लीहा में निर्माण होता है, यकृत और प्लीहा में निर्माण होता है। फिर इसके बाद 3 से 4 महीने जन्म से पहले, 3 से 4 महीने जन्म से पहले और लगभग 4 से 5 वर्ष, जन्म के 4 से 5 वर्ष तक, आपको ध्यान होगा कि मैंने एक हड्डी का डायग्राम बनाया था, बीच में कैविटी कही थी जिसको मेडुलरी कैविटी, उसको मैरो कैविटी के नाम से ध्यान रखिए, मेडुलरी कैविटी को नाम परिवर्तित करिए मैरो कैविटी। इस मैरो कैविटी में निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है? कब? जन्म से 3-4 महीने पहले और जन्म के 4-5 वर्ष तक यहाँ निर्माण, मैरो कैविटी में ब्लड का निर्माण होता है। क्लियर? पहली चीज। उसके बाद मुख्य रूप से जो ब्लड का निर्माण होता है, जैसे आज आप और हम लोगों में ब्लड का जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? लंबी हड्डियों के आरबीएम, रेड बोन मैरो वाले पार्ट में, लंबी हड्डियों के आरबीएम वाले पार्ट में मुख्य रूप से ब्लड का निर्माण होता है। पहली चीज तो आप ये ध्यान रख लें, पूरे ब्लड का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट, यही निर्माण होता है। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लीजिए। क्लियर? ये आपका क्या कंप्लीट होता है? आरबीसी। आरबीसी का कोई पूछता है कच्चे पदार्थ कौन होते हैं निर्माण करने में, तो हीमोग्लोबिन मुख्य पदार्थ है। तो हीमोग्लोबिन में यानी हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन, आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन निर्माण करते हैं। लेकिन फॉलिक एसिड जो विटामिन B12 जो होता है वह ब्लड के निर्माण को प्रेरित करता है। वह क्या करता है? ब्लड के निर्माण को प्रेरित करता है। कच्चा पदार्थ कौन है? रॉ मटेरियल क्या है? आयरन, ग्लोबिन और प्रोटीन, आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, तो ये हो गया। लेकिन इनको प्रेरित कौन कर रहा है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड तभी तो कहते हैं, फॉलिक एसिड सबसे ज्यादा पालक की पत्तियों में पाया जाता है। कहते हैं ना कि पालक की पत्तियां, ब्लड कम होता है तो सब लोग कहते हैं कि पालक की पत्ती खिलाओ ब्लड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह ब्लड के बनने को प्रेरित करता है, वह ब्लड के बनने को प्रेरित करता है। पहली चीज तो ब्लड के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। ब्लड बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। आप में यदि ब्लड अधिक बन गया तो संग्रहित कहाँ होगा? प्लीहा में। आप में ब्लड यदि अधिक बन गया तो संग्रहित कहाँ होगा? प्लीहा, स्प्लीन में संग्रहित होगा। और आरबीसी की जो उम्र होती है, आरबीसी की उम्र 120 डेज, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की लगभग 7 डेज और इसकी लगभग 10 डेज है बेटा। ये इसकी आयु, लाइफ स्पॉन, आप और हम लोग एक आयु की औसत आयु क्या है? 100 वर्ष। ऐसी इसकी आयु क्या है? 120 दिन। इसकी लगभग 7 दिन और इसकी लगभग 10 दिन तक ये जीवित रहते हैं। अब स्वाभाविक मर रहे हैं, ये मर रहे हैं तो लगातार ब्लड बनता रहता है, लगातार ब्लड बनता रहता है। तो इसको दफनाया कहाँ जाएगा भाई? ब्लड बैंक किसको कह रहे हैं? प्लीहा या स्प्लीन को। तो स्प्लीन में ही इनको दफनाया जाता है, स्प्लीन में ही इनको दफनाया जाता है। इस वजह से स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है, या इनका कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेवयार्ड। कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड्स कहा जाता है। पहली चीज तो ये हुई आरबीसी। क्लियर? इसमें किसी को वो समझना कुछ नहीं है, केवल रटना है जो मैंने भाषा, जिसने लिख लिया होगा तो ठीक है, ये आपकी बुक्स में तो बहुत कम मैटर दिया हुआ है। अब आता है आपका दूसरा पार्ट, कौन सा बता लूं? ध्यान दें। अब आता है कौन सा पार्ट? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी देखिए, आरबीसी बहुत छोटी होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी आकार में बड़ी होती है और केंद्रक पाया जाता है, लेकिन संख्या में कम होती है। क्या आकार कैसा होता है इनका? बड़ा, संख्या में कम
केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ये तीन उसके डिफरेंस के रूप में हो गए। ये सबसे पहली बात। तो संख्या इनकी जो होती है वो संख्या कितनी होती है? संख्या जो होती है वो लगभग 4 से 6,000, क्या 4 से 6,000 की संख्या में मुख्य रूप से होती है। यदि ये संख्या नहीं मिले तो 8,000 मिल जाए तो 8,000 लगा के आया ना, तो ये संख्या मुख्य रूप से कम होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये सामान्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के नहीं। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। देखिए तो ए ग्रेन्युलोसाइट को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 लिम्फोसाइट और नंबर 2 मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को 3 भागों में बांटा गया। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। देखिए ए ग्रेन्यूल का मतलब पहले ग्रेन्युलोसाइट पढ़ लीजिए। ग्रेन्युलोसाइट मतलब ये कोई कोशिका है, इसमें ये कर्व गले रहते हैं, बिल्कुल कर्व भरे हुए रहते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा गया? ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल का मतलब होता है कर्व, ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है? कर्व। इस वजह से इनको ग्रेन्युलोसाइट नाम दिया है। अब इसमें क्या बताया मैंने कि केंद्रक पाया जाता है। WBC का देखिए करेक्टर लिखा हुआ है, केंद्रक पाया जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले बेसोफिल्स। बेसोफिल्स 0.5 से 1% होता है कुल WBC का। कुल WBC का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल WBC का 0.5 से 1% कौन सा भाग होता है? बेसोफिल्स। कितना होता है? 0.5 से 1% कुल WBC का बेसोफिल्स होता है। बेसोफिल्स मुख्य रूप से इसमें जो केंद्रक होता है, ग्रेन्यूल तो ये डले ही होंगे, केंद्रक के 3 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंडों में? 3 लोब में। 3 पिंड या 3 लोब पाए जाते हैं किसके? बेसोफिल्स के। पहली चीज ये। इओसिनोफिल्स, क्या इओसिनोफिल्स जो होता है वो लगभग 2 से 3% भाग होता है। WBC की कुल टोटल संख्या मैं लिखे देता हूं, 6 से 8,000 कर लीजिए प्रति MMQ। 2 से 3% भाग होता है। इसका जो केंद्रक होता है वह 2 पिंड में या 2 लोब में डिवाइड रहता है। केंद्रक पाया जाता है लेकिन केंद्रक किसमें? पिंड में डिवाइड होता है और ये आपस में धागे जैसी संरचना से जुड़े हुए रहते हैं। इओसिनोफिल्स की संख्या यदि किसी कारणवश अधिक हो जाती है, इओसिनोफिल्स की संख्या किसी कारणवश अधिक हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी को इओसिनोफिलिया कहा जाता है। जिस बीमारी को इओसिनोफिलिया के नाम से जाना जाता है। पहली चीज ये। अब इओसिनोफिलिया में क्या होता है? सांस अधिक तेज फूलने लगती है, बस केवल ये। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के 1, 2, 3 और 4 केंद्रक कितने पिंडों में या लोब में डिवाइड रहता है? 4 में। ये सबसे अधिक लगभग 20 से 30% या 40%, देख लेना क्लियर क्या है,
सबसे अधिक संख्या में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स मुख्य रूप से ब्लड वेसल से बाहर आकर खाने का कार्य करते हैं। किसको खाने का कार्य करते हैं? एक ये न्यूट्रोफिल्स और एक ये मोनोसाइट। ये भक्षकाणु कोशिकाएं कहलाती, यानी जैसे रुधिर वाहिनियों से बाहर आएंगी, क्या रुधिर वाहिनियों से बाहर आएंगी तो वहां आपको ध्यान होगा, एक दिन मैंने बताया था कि चोट वोट लगती तो बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करते हैं, तो लठिया लय खड़े हुए हैं। तो लठिया लय कौन खड़े हुए हैं? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। लठिया लय कौन खड़े हुए हैं? ये और ये खड़े हुए। आजा कैसे आएंगे? जैसे आएंगे खा लेंगे। क्लियर? तो ये चीज कौन कार्य करता है? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स कार्य करते हैं। ये विशेष ध्यान, यानी इस वजह से इनको भक्षकाणु कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। बेसोफिल्स यदि ध्यान होगा तो मैं आपको टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल पढ़ा के आया था। मास्ट सेल, यदि जिसको ध्यान होगा तो मैंने ये बताया था कि हिपेरिन पाया जाता है, आपको सेरोटोनिन और हिस्टामिन 3 पदार्थ स्रावित करती है। मास्ट सेल यदि लिखा होगा तो देख लेना, कनेक्टिव टिश्यू की जब कोशिकाएं पढ़ाई थी तो मास्ट सेल बताया था। तो बेसोफिल्स वास्तव में मास्ट सेल ही होती है। बेसोफिल्स वास्तव में मास्ट सेल होती है। जब ये बाहर आ जाती है तरल पदार्थ में तो इनको क्या कहा जाता है? मास्ट सेल कहती है। ये हिस्टामिन करती है। हिस्टामिन क्या कार्य करता था? ध्यान होगा कि एलर्जी की अवस्था में दाने दाने पड़ जाते तो एहसास दिलाने का कार्य करता था, ये मैंने बताया। और सेरोटोनिन क्या पदार्थ कार्य करता था? सेरोटोनिन ब्लड वेसल्स को सिकुड़कर बीपी को बढ़ाने का कार्य करता था, ये बताया था। और हिपेरिन क्या कार्य करता था? कि रक्त में पाया जाता है तो रक्त ब्लड वाहिनियों के अंदर, रुधिर वाहिनियों के अंदर यह रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है। ये मास्ट सेल बताया, तो वही मास्ट सेल बेसोफिल्स होती है। तो ये चीज आपकी क्लियर। फिर आता है आपका एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी इस प्रकार के इनमें ये ग्रेन्यूल भरे हुए हैं, ये भरे हुए ग्रेन्यूल बेटा सब में, ये ग्रेन्यूल भर दिए मैंने। अब आता है आपका एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी एक का मतलब अनुपस्थित ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते, कणिकाएं नहीं पाई जाती, कणिकाएं नहीं पाई जाती। पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, 2 भागों में बटा रहता है। लिम्फोसाइट्स आपका मैंने सबका निर्माण बता दिया था, लेकिन ये WBC का निर्माण, लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? वो लिम्फ ग्लैंड्स में होता है। कहाँ होता है? लिम्फ ग्लैंड्स, यानी लसिका ग्रंथियों में होता है, लसिका गांठों में होता है। और थाइमस जो ग्रंथि होती है, अभी ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा जब, थाइमस ग्रंथि जो होती है उस थाइमस ग्रंथि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ये लिम्फोसाइट्स क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज का निर्माण करता है जिसके कारण हमारे शरीर की सुरक्षा होती रहती है। ये आपको WBC में पढ़ना है। एनी क्वेश्चंस? क्लियर? अब आता है लास्ट का 2 मिनट का पोर्शन रह गया है, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण भी RBM में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो में एक स्पेशल प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ये बता रहा हूं मैं, चलो घर का लिहाज लिखते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स को दूसरा नाम क्लियर, प्लेटलेट्स कहा जाता है। इनका कार्य रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते हैं। अदर नेम नहीं लिख रहा हूं, आप जानते ही हैं क्या? एक मेगा कैरियोट, मेगा कैरियर सेल्स पाई जाती हैं। मेगा कैरियर सेल्स पाई जाती है RBM में, कहाँ पाई जाती है? RBM में। ये RBM की एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, विशेषगत सेल्स होती है। रेड बोन मैरो मतलब लंबी हड्डियों के किनारे वाले भाग पर RBM मैंने बताया था, सबको ध्यान है। तो उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को मेगा कैरियर्स कहा जाता है, मेगा कैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। ये वास्तव में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो फ्रेगमेंट्स के रूप में आपका क्या बनाती है? थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण करती हैं या प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। और यही प्लेटलेट्स क्या करती हैं? रक्त को जमाने का कार्य करती हैं, रक्त को जमाने का कार्य करती हैं। और इनकी जो उम्र होती है
क्लियर, 10 डेज इनकी एज होती है। इतना आपको कायम करना है थ्रोम्बोसाइट्स में। किसी को क्वेश्चन करना है तो कर ले।